Hello everyone, this is Ankuran. Welcome to our channel AIM Judiciary. Today we will discuss delegated legislation. Delegated legislation administrative law का एक बहुत ही important topic है. जैसा कि आप सबको पता है बिहार PCSG 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो प्रीलिम्स में सबके लिए ही जरूरी है, लेकिन मेंस में ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ये उनके लिए एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिन्होंने इसको एज अ ऑप्शनल चूज किया है. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं. पार्ट फर्स्ट में मैं आज ये कुछ टॉपिक्स है जिसको इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ और सेकेंड पार्ट पे वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा. चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए. हम सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. इन अ सिंपल वर्ड, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन रेफर्स टू द लॉ मेकिंग पावर कन्फर्ड बाय लेजिस्लेचर ऑन द एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेशन दो तरह का होता है, एक होता है सुप्रीम लेजिस्लेशन, एक होता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. जो सुप्रीम लेजिस्लेशन होता है इज अ एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर प्रोसीड्स फ्रॉम सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट. मतलब इसको कोई ऑर्गन अथॉरिटी नहीं देता है, इनको लॉ बनाने का जो पावर है वो इनमें इनहेरेंट होता है. बट when a law made by a person or body other than legislature, that is called delegated legislation. जब लेजिस्लेचर के अलावा कोई और बॉडी, कोई और अथॉरिटी लॉ बनाती है तो हम उसको ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आल्सो नोन एज सबऑर्डिनेट और सब्सिडियरी लेजिस्लेशन. पर ये जो पावर डेलीगेट उनको किया जाता है ये कौन करता है? तो जो हमारी लेजिस्लेचर है वो खुद ही ये पावर जो है वो डेलीगेट करती है एग्जीक्यूटिव को. सामन के हिसाब से डेलीगेशन का मतलब यही है कि जब सॉवरेन पावर के अलावा कोई और अथॉरिटीज पावर्स को एक्सरसाइज करती हैं तो हम उसको ही डेलीगेशन कहते हैं. बट दीज पावर कैन ओनली बी एक्सरसाइज अपॉन अप्रूवल फ्रॉम सुपीरियर अथॉरिटी. और इसका जो कॉन्टिन्यूएंस और एग्जिस्टेंस है वो भी सुपीरियर अथॉरिटी पे डिपेंड करता है. मतलब बिना सुपीरियर अथॉरिटी के अप्रूवल के बिना जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो कोई पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती है. In short, we can say no delegation of powers can happen without approval from a superior authority. Delegated legislation means the exercise of power to make rules delegated by the legislature to the executive. और ये जो पावर होता है एग्जीक्यूटिव के बाद पास, उसमें इंक्लूड होता है पावर टू फ्रेम रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन, डायरेक्शन एटसेट्रा. मतलब कि लेजिस्लेचर के बाहर जब भी कोई रूल, रेगुलेशन, बायलॉज और ऑर्डर्स बनाए जाते हैं किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के द्वारा तो हम उसको ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं. आइए हम समझते हैं कि जो हमारा सुप्रीम लेजिस्लेशन है और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. सुप्रीम लेजिस्लेशन में तो वो लॉज होते हैं जो रेगुलर लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, हमारा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, व्हेन अ पार्लियामेंट through an act delegate the power to the executive, तो हम उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं. सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का जो पावर होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि जो पेरेंट एक्ट है, पेरेंट एक्ट मींस विच डेलीगेट्स द पावर, वो उसके बाहर नहीं जा सकते हैं. जो उसके प्रोविजंस हैं उसके अंदर ही, उस डोमेन के अंदर ही उनको अपना पावर एक्सरसाइज करना होता है. पहली चीज. दूसरी, जो सुप्रीम लेजिस्लेशन होती है वो एसेंशियल और प्राइमरी लेजिस्लेटिव फंक्शंस परफॉर्म करती है, और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को वो हमेशा एंसिलियरी फंक्शंस डेलीगेट करती है. वो कभी भी अपने एसेंशियल और प्राइमरी लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो है वो डेलीगेट नहीं कर सकती है. तो जो हमारा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसके पास में लिमिटेड ही पावर होते हैं. Act of Parliament may be passed only in a skeleton form and contain only the barest general principles. सुप्रीम लेजिस्लेशन जो है वो किसी लॉ को एक स्केलेटल फॉर्म में पास कर सकता है और उसके बाद से जो उसके ऊपर मसल चढ़ाने का काम होता है वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को डेलीगेट कर देता है.
वो अथॉरिटीज को अलाउ करता है कि वो उसके प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी तरह का अमेंडमेंट कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए कि कोई लोकल अथॉरिटी है, तो वो अपने लोकल एरिया के हिसाब से उसमें चेंज कर सकता है, उसको लॉ बना सकता है, तो हम उसको ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। अब जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, वो जो लॉ बनाता है उसका लीगल स्टेटस क्या होता है? तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैज द सेम लीगल स्टेटस एज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बस इसकी ये एक शर्त है कि वो अपने जो पावर का एक्सरसाइज करेगी, वो जो उसको पावर डेलीगेट किया गया है उसके बाहर नहीं जाएगी, वो उसके भीतर रहकर ही करती है, तो वो पूरी तरह से वैलिड होता है। ये हमारा होता है दोनों सुप्रीम लेजिस्लेशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आइए अब हम जानते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ग्रोथ का मेन रीजन क्या है। तो delegated legislation provides a very important role in the making of law. हर साल delegated legislation ज्यादा law enact करता है than acts of parliament. तो हमारे लिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्यों जरूरी है? सबसे पहला, जो पार्लियामेंट्री टाइम होती है, जो पार्लियामेंट के पास में टाइम होता है, ये उसके प्रेशर को काफी हद तक कम करता है। तो जो पार्लियामेंट्स के पास टाइम होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, और हर लॉ को बनाने या अमेंड करने से पहले एक डिटेल डिस्कशन की जरूरत होती है, उसके बाद उस एक्ट को पास करने की जरूरत होती है। तो टाइम विच पार्लियामेंट कैन डिवोट टू द कंसिडरेशन ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स इन लेजिस्लेशन। जो लेजिस्लेशन के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है उनमें पार्लियामेंट अगर अपना टाइम दे तो वो ज्यादा बेहतर है, ना कि हर एक लोकल चीजों पे वो अपने टाइम को वेस्ट करे। तो वो इसलिए जो है वो अपने पावर्स को डेलीगेट कर देती है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को। दूसरी चीज है टेक्निकलिटी। अगर कोई भी नया लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट को अपना बहुत सारा टाइम जो है उसके टेक्निकल मैटर्स को समझने में देना पड़ता है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मॉडर्न लेजिस्लेशन इज वेरी ऑफन ऑफ ए टेक्निकल नेचर। तो टेक्निकल नेचर का जब होगा तो इफेक्टिवली उसको डिस्कस करने की भी जरूरत होगी, जिसमें भी पार्लियामेंट का बहुत सारा टाइम जो है वो बर्बाद हो सकता है। साथ ही पार्लियामेंट के लिए ये भी संभव नहीं है कि वो हर कंटिजेंसी या जो लोकल अथॉरिटीज की समस्या होती हैं उनको वो जान ले और उनके हिसाब से लॉ बनाए। तो वो बेहतर है कि जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छा समझते हैं, उनको वो पावर डेलीगेट कर दिया जाए। तीसरी चीज है फ्लेक्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है अमेंडमेंट, लेकिन हर बार लेजिस्लेशन को अमेंड करना इतना आसान नहीं होता है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज एसेंशियल। लोकल अथॉरिटीज जो होती हैं उनको पता होता है कि उनकी लोकेलिटी के लिए क्या जरूरी है। दिस अ लोकल अथॉरिटी कैन मेक लॉ इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट देयर लोकेलिटी नीड्स। तो उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है कि बदलते हुए समय के साथ जो है वो लॉ में चेंजेस किए जा सके, और ऐसे चेंजेस जो उनके लिए जरूरी हैं। चौथी चीज आती है इमरजेंसी। मॉडर्न टाइम में ऐसे बहुत से मौके होते हैं जहां इमीडिएट लेजिस्लेटिव एक्शन लेने की जरूरत होती है। तो कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है जहां हम पार्लियामेंट से एक्ट पास होने का वेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन जो है, ऐसे में ये पावर डेलीगेट किया जाता है कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो वो इमीडिएट एक्शन ले सके उसके ऊपर में। पर जो वो इमरजेंसी है वो उस एरिया के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो अदर एरिया पे भी अप्लाई होगा। तो ऐसा इसमें नहीं होता है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए उनको ये पावर डेलीगेट किए जाते हैं। चौथी चीज आती है हमारी एक्सपर्ट्स। हर लॉ को बनाने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है, वो एक्सपर्ट जो उस लॉ को बेहतर समझ सकता है, अपनी जगह की सिचुएशन को बेहतर समझ सकता है, और ये समझ सकता है कि उस सिचुएशन के हिसाब से कौन सा लॉ बेहतर है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि हमें कोई टाउन प्लानिंग करनी है, तो जिस टाउन के लिए करनी है वहां का एक्सपर्ट उसको बेहतर समझ सकता है कि हमें यहाँ पे कौन कौन से लॉ या रूल्स फॉलो करने हैं, तो वो उसके हिसाब। अब हम बात करते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की। As we know, we have a written constitution, hence the legislature is required to act and function within the sphere assigned to it. It cannot transgress the limits set by the constitution.
डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली कहीं नहीं दिया गया है, बट द लेजिस्लेचर आर वेस्टेड विद वाइड पावर्स ऑफ डेलीगेशन। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेचर को डेलीगेशन पावर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आर्टिकल 312 लेते हैं। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग राज्यसभा के पास ये राइट है कि वो ऑल इंडिया सर्विस का ब्रांच ओपन कर सकता है विद 2/3 मेजॉरिटी वोट। मीन्स द लेजिस्लेचर इज कॉम्पिटेंट टू डेलीगेट टू अदर अथॉरिटीज। इसमें एक केस है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, डीएस गेरीवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वेयर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज नथिंग इन द वर्ड ऑफ आर्टिकल 312 व्हिच टेक्स अवे द यूजुअल पावर ऑफ डेलीगेशन। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, पार्लियामेंट में बाय लॉ। तो कोर्ट ने कहा था कि इस वर्ड का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि 312 के अंदर डेलीगेशन का कोई स्कोप नहीं है। तो ये डीएस गिरिवाल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था 312 के ऊपर, जहां पे कहा गया है कि लेजिस्लेचर को डेलीगेशन पावर है। हम देखते हैं आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 जो लॉ को डिफाइन करता है, एंड इट इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। मतलब लेजिस्लेचर के बाहर अगर कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कोई रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन या ऑर्डिनेंस या ऑर्डर बनाती है तो हम उसको भी लॉ कहते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 3 सब क्लॉज 3 जो है ये लॉ के डेफिनेशन में ये कहा गया है, वैलिड है। अब हम आते हैं इस बात पे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से इंपॉर्टेंट केस लॉज क्या हैं। तो हमारे जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे पहला केस आया था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे वो था दिल्ली लॉज एक्ट 1912। Dr. Rajendra Prasad, first president of Indian Republic, made a presidential reference to the Supreme Court under Article 143 Clause 1 in 1951 on matters related to delegated legislation. The matter in question was Delhi Laws Act 1912 that continue even after India promulgated its own constitution. The reference noted the extent and validity of delegated legislation. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की थी एंड हेडेड बाय चीफ जस्टिस हीरालाल जे कानिया. Though different judges expressed his opinion differently, but the opinion of Justice Mahajan finally prevailed. He was of the opinion that there must be clear-cut separation of power between the primary lawmaking body and the secondary lawmaking body. हमारी प्राइमरी लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? सुप्रीम लेजिस्लेशन. और सेकेंडरी लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो हमारी एग्जीक्यूटिव है, जिसको पावर डेलीगेट किए जाते हैं. The bench ruled by majority that legislature cannot delegate the power of original lawmaking to the executive. मतलब जो essential और primary legislative functions होते हैं वो कभी delegate नहीं कर सकता है legislature executive को. Further, bench held that delegated legislation is not unconstitutional, hence it valid provided it observe the canon of separation of power. कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो सेपरेशन ऑफ पावर का एक दायरा दिया गया है, अगर वो उसके अंदर रह के काम करता है तो वो फुल्ली वैलिड है. डेलीगेट्स नॉन पोटेस डेलीगेट, ये एक मैक्सिम है जिसका मतलब होता है कि अगर आपको कोई पावर डेलीगेट की गई है तो आप उसको सब डेलीगेट नहीं कर सकते हैं. तो ये भी एक इस केस का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि जिनको पावर डेलीगेट किया गया है वो फर्दर उसको सब डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, वरना वो वाइड होगा. Same in the case of Ram Javaya Kapoor versus State of Punjab in 1955, Supreme Court further supported its earlier view of separation of power. And again in Raj Narayan Singh versus Chairman Patna administration, the Supreme Court upheld the delegation of power given to the executive by the legislature. और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है. आइए हम बात करते हैं कि अगर एक्सेसिव डेलीगेशन होता है तो उस केस में क्या होगा. एक्सेसिव डेलीगेशन के केस में दो तरह के कंट्रोल हैं. पहला तो हमारा लेजिस्लेटिव कंट्रोल है और दूसरा जुडिशियल कंट्रोल है. जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है उसमें हम बात करते हैं
Constitution creates three organs and entrusted them with certain basic powers: legislative, executive and judicial. ये तीन organ जो है उसको constitution create करता है और इन तीनों के अलग अलग power को भी describe किया गया है। लेकिन इनमें से कोई भी organ जब अपनी किसी power के जो पावर उनका डिफाइन किया गया है उसके बाहर जाकर के अगर अपने पावर का इस्तेमाल करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव कंट्रोल जरूरी हो जाता है। तो लेकिन क्या चीज जो है ये एक्सेसिव डेलीगेशन है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो एक्सेसिव डेलीगेशन के केस में दो टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। पहला जो होता है वो ये कि टेस्ट है वो ये वेदर इट डेलीगेट्स एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन, क्या लेजिस्लेचर ने जो एसेंशियल या प्राइमरी लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे वो डेलीगेट कर दिए हैं। अगर इसका आंसर पॉजिटिव है तो वो वाइड होता है। दूसरा, whether the legislature has initiated its policy and principle for the guidance of the executive, मतलब एग्जीक्यूटिव को पावर जो उसने डेलीगेट की है उसके लिए जो उसने रूल्स पॉलिसी बनाए थे क्या वो वैलिड हैं कि नहीं, वो लिमिट में हैं कि नहीं। ये जो दो टेस्ट होते हैं इस पे हम देख सकते हैं कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। इन द केस ऑफ अविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट if the executive carries out its delegated legislative functions, so no one can raise question mark on the primary legislative body for failing to make specific details in a way that the executive should not have stepped in. लेजिस्लेचर को इस चीज के लिए कभी क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता है कि उसने डिटेल प्रोविजंस जो हैं वो एग्जीक्यूटिव को नहीं दिए, या जो डिटेल्ड प्रोविजंस हैं वो खुद कर सकते थे और यहाँ पे पावर डेलीगेट करने की जरूरत नहीं थी। तो इस बेस पे हम लेजिस्लेचर पता है कि जो हमारी जुडिशरी है वो गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, और जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे वो जुडिशरी को बहुत सारे पावर्स देके गए, इंपॉर्टेंट पावर। उनमें एक जुडिशियल रिव्यू का भी पावर है। तो जब भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की वैलिडिटी की बात आती है तो वहां पे जो कोर्ट है वो अपना जुडिशियल रिव्यू का पावर इस्तेमाल कर सकता है, तब जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो जो पावर्स सेट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से उसके बाहर पावर को एक्सरसाइज करता है। कोर्ट जो है वो डिफरेंट ग्राउंड्स पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को वाइड डिक्लेयर कर सकता है। उनमें है जैसे कि लैक ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, वायलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट, वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनकंसिस्टेंसी विद पेरेंट लॉ। पेरेंट लॉ मीन्स जो लॉ डेलीगेट की जाती है, डेलीगेट मतलब कि जो ओरिजिनल लॉ पार्लियामेंट पास करती है। रिपग्नेंसी विद एनी लॉ, मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस और अनरीजनेबलनेस, अगर उसमें किसी भी तरह का आर्बिट्रेरीनेस है या वो रीजनेबल नहीं है तो उस ग्राउंड पे भी उसको वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं इस अल्ट्रा वायरस वर्ड पे। जो रूल मेकिंग पावर डिराइव होती है हमारे पेरेंट एक्ट से, तो वो पावर जो है वो जो लिमिट सेट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसके अंदर ही होनी चाहिए। अगर वो उसके बाहर चली जाती है तो हम उसको अल्ट्रा वायरस करते हैं। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड पावर। अल्ट्रा वायरस में भी सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल। जब भी एक्ट के किसी भी प्रोविजंस के साथ उसके कोई रूल इनकंसिस्टेंट होते हैं तो हम उसको सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस कहते हैं। और जब भी प्रोसीजरल जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं पेरेंट एक्ट में उसके साथ किसी भी तरह का नॉन कंप्लायंस जो होता है उसको प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस कहते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है वी सुधीर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे बार काउंसिल ने रूल बनाया था कि आपको एज ए एडवोकेट इनरोल होने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। तो द कोर्ट हेल्ड दैट बार काउंसिल हैड नो सच पावर, सो द रूल्स वर अल्ट्रा वायरस। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसा कोई भी पावर नहीं डेलीगेट किया गया था, तो वो जो रूल्स हैं अपने कैसे लिमिटेड पावर है उसके पास में और वो एक लिमिट पे रह के ही अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। अब हम आते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं इसके। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि ये बहुत पार्लियामेंट के पास जो बहुत लिमिटेड टाइम होता है ये उसको सेव करने में काफी मदद करता है। दूसरी चीज फ्लेक्सिबल होता है,
जिस एरिया की जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से वहाँ पे लॉ बना लिया जाता है और पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट पास होने का इंतज़ार हमें नहीं करना होता है। इट परमिट्स ऑफ यूटिलाइज़ेशन ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज। ये जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो अपनी लोकल एरिया की प्रॉब्लम को ज़्यादा बेहतर समझते हैं और उन्हें ये भी पता होता है कि वहाँ पे कौन-सा लॉ सूट करेगा, तो ये उस नॉलेज को काफ़ी हद तक यूटिलाइज़ कर लेते हैं। पार्लियामेंट इज नॉट ऑलवेज इन सेशन। पार्लियामेंट कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा सेशन में रहे। तो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है इसका बहुत बड़ा फायदा है कि वो जरूरत के हिसाब से लॉ बना सकते हैं। जो रूल्स और रेगुलेशन से उनका प्रॉपर ड्राफ्टिंग हो जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो हर कंटिजेंसी और कंडीशंस को उसके लिए समझ पाना, हर लोकल एरियाज की कंडीशंस को समझ पाना मुश्किल है। तो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसके द्वारा एक अच्छा रूल्स और रेगुलेशन जो है वो ड्राफ्ट किया जा सकता है। इसके कुछ तो एडवांटेज हैं पर कुछ डिसएडवांटेज भी हैं साथ में। जैसे कि द गवर्नमेंट ऑफिशियल इन देयर जील फॉर गेटिंग थिंग्स डन, मीन्स जो वो पॉपुलर कन्वीनियंस या विल होता है वो उसको इग्नोर कर जाते हैं, या एटलीस्ट अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। समटाइम्स क्या होता है कि जो बहुत इम्पोर्टेंस मैटर्स होते हैं, जो मेनली लेजिस्लेचर को डील करने चाहिए, कभी-कभी वो डेलीगेट कर दिए जाते हैं एग्जीक्यूटिव को। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को बिना किसी डिटेल्ड प्रोविजन के, बिना किसी स्पेसिफिक प्रोविजन के ही जो पावर है वो डेलीगेट कर देती है। वहाँ पे एग्जीक्यूटिव के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि उसको कौन से लॉज बनाने हैं वहां पर में। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में ऑफन सीक टू आउट द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की वजह से जो कोर्ट का जुरिडिक्शन है उसमें काफी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। कभी-कभी जो सब लॉज बनाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन उस पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाता है तो उसकी स्क्रूटनी जो है वो पार्लियामेंट अच्छे से नहीं कर पाता है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में पार्ट सेकंड को कवर करेंगे, तो आप चैनल को देखते रहें। थैंक यू।